वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, यह है चाइल्डहुड ट्रॉमा। आजकल की जो दुनिया और रिसर्च है उसने साबित किया है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया या एक बहुत बड़ा मसला होता है। किसी भी इंसान की शख्सियत के अंदर वो चंद बुनियादी फ्लॉज रह जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी आने वाली तमाम ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करता है, और वो मुश्किलात जो है उस पर काबू पाने का एक ही हल होता है कि वो अपने बचपन में हुई हुई उन बुरी बातों और यादों से छुटकारा हासिल करें जो कि उसको मुतासिर किए हुए होती हैं। अब ये एक ज़ाहिर बात है, मुश्किल काम है। आज हमारी साइकोलॉजिस्ट मरहमा हमारे साथ हैं और हम इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इसमें कैसे हम सोल्यूशन की तरफ चलें। अच्छा, अब मरहमा, जो लोग इस मसले का शिकार हैं और वो डिनाइल में हैं कि नहीं 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 कुछ ऐसा है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इफ़ यू नो समवन अराउंड यू जो कि इस प्रॉब्लम का शिकार है और जो बिल्कुल डिनाइल में है, तो यू नीड टू हैव डिस्कशंस विद देम। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं जो कि ट्रॉमा का शिकार हुए हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये डिनाइल फेज़ होता है। डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। डिफेंस मैकेनिज़म्स इंसान के अंदर होते हैं एंग्जाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं उस चीज़ को याद करती हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मैं एंग्जाइटी का शिकार होंगी, मुझे तकलीफ होगी, तो मेरा दिमाग कहता है कि इस चीज़ को अवॉइड करो, तुम ये सोचो है ही नहीं। ये एक डिनाइल है, इसको कहते हैं हम डिफेंस हुआ ही नहीं। मैकेनिज्म। हुआ ही नहीं है। ये बंदा कंप्लीट उस जोन के अंदर होता है जहाँ पे उस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा है, और ये अवॉइडेंट नेचर का ही बन जाता है। मैं आपको बताया था कि ट्रॉमा का शिकार होने वाले लोग आगे दो तरह से अपने बिहेवियर रखते हैं। या तो बहुत ज़्यादा उस पर हावी उन पे हो जाता है, वो अफेक्ट होते हैं, बाकी लोग इस बारे में बात ही नहीं करते, अवॉइडेंट हो जाते हैं। तो ये अवॉइडेंट होते हैं और ये डिनाइल में होते हैं कि नथिंग हैज़ हैपेंड नाउ मोमेंटरीली। तो ये इनको आराम बख्श रहा होता है कि ठीक है कुछ नहीं हुआ है। मगर देयर आर टाइम्स व्हेन दिस ट्रिगर्स, तो उसी स्टेट उसी तकलीफ में हो जाते हैं जिस तरह वो ट्रॉमा जब हुआ था, जो वो उस दिन जब हुआ था, जो वो बचपन में उन्होंने सब देखा था। तो उनको हेल्प चाहिए होती है, लेकिन उनके इर्द गिर्द उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स की सपोर्ट के थ्रू उनको ये चीज़ बावर कराई जा सकती है। डिनाइल के ऊपर प्रॉपर काम होता है। डिनाइल मैनेजमेंट एक प्रॉपर, आप समझ लें, एक मॉड्यूल है साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर जहाँ पे इसको ब्रेक किया जाता है। सही। सो इवन कि हमारे पास थेरेपी में वो लोग आते हैं कि भैया मुझे लेके आ गया, मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये मुझे कह रहा है तुम्हें ट्रॉमा है, मुझे तो कोई ट्रॉमा नहीं है। हस्बैंड्स लेके आते हैं वाइफ्स को कि ये ट्रॉमाटाइज्ड है, ये डरती है, ये चीखती है, वो कहती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो लोग इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फैमिली बहुत हेल्प करती है उनको शेम से निकालने के लिए, मगर अगर फैमिली खुद शेम में हो, फैमिली अगर खुद स्टिग्मेटाइज्ड हो, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको इस चीज़ से निकलना भी बहुत ज़रूरी अच्छा, है। वन बाय वन ज़रा इसके जो रीज़न कॉजेज़ हैं उस पे काम करें। हमने बात की कि बच्चे जो हैं, एक उसमें जो बड़ा कॉमन है हर एक घर के अंदर कि वालिदैन जो हैं अगर वो मौजूद भी हैं लेकिन वो वक्त और तवज्जो नहीं दे रहे, वो मोहब्बत नहीं दे रहे, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे जो कि हर बच्चे की ख्वाहिश है, तो बच्चा इस एक एहसास महरूमी कह लें, कमी का शिकार हो जाता है कि ये उसका एक ट्रॉमा बन जाता है। बिल्कुल। क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ अ गुड पेरेंटिंग? उसमें क्या कुछ होना चाहिए कि बच्चे को इस तरह के ट्रॉमा से बचाया जा सके? देखिए, पेरेंटिंग जो है ना वो हमारे माशरे में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट समझा जाता है, बिकॉज पेरेंटिंग की कोई गाइड बुक नहीं है। देयर इज़ नथिंग अ बुक यू कैन ओपन एंड से इसको कि तो दिस समझा इज। ही नहीं जाता, ये तो कहते हैं बहुत बिल्कुल, आसान खुद काम पल, है। हाँ, हाँ। बहुत आसान काम है। ये तो खुद ही पल जाएंगे। जो चाइल्डहुड टाइम पीरियड है ना, वो बच्चे की, आप समझ, जिस तरह बिल्डिंग जब बनी होगी तो इसकी बुनियादें बनी होंगी जो मजबूत बनी होंगी, उसके बलबोते पे खड़ी है, पूरी इमारत खड़ी है। ये जो चाइल्डहुड है ना, ये वो बेस है जिसके बलबोते पे उसकी पूरी ज़िंदगी खड़ी होती है, ठीक है। ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है एक बच्चे की ज़िंदगी में। एक इंसान एडल्ट, वो बूढ़ा, वो जिस एज में चला जाए, वो 70-80 की साल का हो जाए, उसकी वो जो शख्सियत होगी वो उस बेस पे बनी होगी कि उसके चाइल्डहुड में क्या हुआ है। तो पेरेंटिंग में आपने बहुत ज़्यादा इन्हिसार, इन्फ्लुएंस, आपका एक बच्चे का ना, पेरेंट का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे की ज़िंदगी में। उसको शायद मालूम भी नहीं होता कितना बड़ा होता है। वो बच्चा सबसे पहले उसको अपना आइडियल समझता है, वो बच्चा सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करता है। माँ जो करती है बच्चा वो करने लगता है, माँ जिस तरह चलती फिरती है बच्चा वैसे चलने फिरने लगता है। आप अक्सर देखते होंगे बच्चे अपनी छोटी छोटी जानमाज़ें लेके लगे हुए होते हैं, ठीक है, या उनको टाइमिंग, उनको पता है कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आगे पीछे घूम रहे होते हैं। दे ऑब्जर्व। एक बच्चा जो है ना, बातचीत करके ज़रूरी नहीं वो लर्न करता है, वो ऑब्जर्व करके लर्न करता है। और अगर आप सोचें तो एक बच्चा राउंड अबाउट 3 साल में जब बोलना शुरू करता है तो वो तमाम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हासिल कर चुका होता है, उससे पहले सही। समझ चुका होता है। सो वो इन तमाम चीज़ों को, इंटरेक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। एक पेरेंट के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो उस बच्चे को खिलाना है, पिलाना है, ये तो उसकी बुनियादी प्राइमरी नीड्स हैं, ठीक है। उसको भूखा नहीं रहने देना है, उसको जो है वो जो उसको
पैम्पर्स, उसके जो है वो तमाम क्लीनलीनेस, उसकी जो है वो नींद, ये सब कुछ पूरी देखनी है, उस पेरेंट ने देखनी है एज अ केयर गिवर। ये केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके साथ आता है बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड, ये मिसिंग होता है अक्सर फैमिलीज़ में। ठीक है। ठीक है, यानी फिजिकली तो चीज़ें पूरी हो रही पूरी और होती हैं, बहुत लोगों की हो रही होती है फिजिकली। ठीक है, बात- इमोशनल साइड हर्ट होती है, और अगर इमोशनल साइड स्ट्रांग हो ना और फिजिकली चीज़ें कम भी हो ना, तो बच्चा ट्रॉमा का शिकार नहीं होता। ठीक है। तो अब हाउ टू, व्हाट इज़ क्वालिटी टाइम जिसे आप लोग कहते हैं, वो क्या है और कैसे इंश्योर करना है कि बच्चे जो हैं वो इस मसले का शिकार ना हो, जज्बाती तौर पे महरूमी का शिकार ना हो? क्वालिटी टाइम, अच्छा बेसिकली क्वालिटी टाइम ये है कि आपने बच्चे के साथ ना इमोशनली बॉन्ड अप करना है। अब ये क्या होता है, अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बताते हैं वी डू स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, बट वो टाइम स्पेंड करना क्या है? वो टाइम स्पेंड करना क्या होता है, इधर देर ऑन देयर फोन्स और द चाइल्ड इज प्लेइंग देयर गेम, या वो जो थोड़ी बहुत करें कि अच्छा ये बॉल फेंको, मुझे बॉल फेंको। एक बच्चे से, एक छोटे से बच्चे से भी जाके पूछना कि आप कैसे हो, आपका दिन कैसा गुजरा, आप किस तकलीफ का शिकार तो नहीं हो, ठीक है, उनको अपने बारे में बताना, उनके साथ एक बॉन्डनेस कायम करना, ये बहुत ज़रूरी होती है। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि आपके टाइम के अंदर उस बच्चे के ऊपर कोई ना कोई इसका असर रह जाए। आप उसको कुछ ना कुछ कन्वे करके जा रहे हैं, आप उसको कुछ ना कुछ प्रीच करके जा रहे हैं, आप उसको कुछ ना कुछ इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हैं। आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे, क्या महसूस, अच्छा अगर बच्चा जो है वो गुस्सा कर रहा है, तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, उसको जो है वो गुस्से से उसकी चीज़ पकड़ा दी और कहा कि निकलो यहाँ से। उससे बैठ के बात करना कि तो आप जो इमोशन फील कर रहे हो ये क्या है, क्यों आ रहा है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस किस्म की जेंटल कन्वर्सेशंस करना, दे आर पार्ट ऑफ द क्वालिटी टाइम। इस सब के लिए पेरेंट्स का अपना नॉर्मल होना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हमने कभी सूरत हाल डिस्कस की कि अगर एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है जिससे माँ खुद गुजरी है या बाप गुजर रहा है, बाप पे स्ट्रेस है अगर बहुत ज़्यादा उसकी वर्क प्लेस का या जॉब का या अर्निंग का, ज़्यादातर मर्द जो हैं वो इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरते हैं और आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, जो इफ़ेक्ट कर रहा होता है फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी और उनकी ज़ाहिर है इमोशनल उसको भी, वो भी चिड़चिड़े हो सकते हैं, गुस्से में आ सकती हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, उसका नतीजा रिस्पॉन्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। सो एक बंदा जो कि खुद इस तरह के उसमें नहीं है, वो कैसे ये टाइम देगा बच्चे को? देखिए जो How will you पेरेंट्स suggest? जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस तरह बिजी होते हैं, सबसे पहले तो ना पेरेंट्स के दरमियान एक सेम पेज की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वो कम्युनिकेशन ये होनी चाहिए कि इफ़ आई एम बिजी और आई एम गोइंग थ्रू दिस, तो दूसरा पेरेंट किसी ना किसी तरह उस चीज़ को कोप अप करे। मीनवाइल जो पेरेंट डिस्ट्रेस भी और परेशान भी है, क्वालिटी टाइम का फर्क मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वक्त उनके साथ गुजार रहे हो। उसका मतलब ये कि ख्वाह आप आना जाना कर रहे हो, आप बहुत मसरूफ़ हो ऑफिस में, लेकिन वो जो आपके इंटरेक्शन है वो मीनिंगफुल है। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाने के टेबल पे आप बहुत बिजी हैं, आप डिस्ट्रेस्ड है, तो आपने जो है वो बातचीत कर ली, उससे हाल वाल पूछ लिया। वो अगर आपके 3 या 4 मिनट के इंटरेक्शंस भी हैं ना, तो वो इमोशनल लेवरेज रखते हैं बच्चे के लिए, वो इमोशनल डेप्थ रखते हैं बच्चे के लिए, ठीक है, वो उसको महसूस कर पाता है। और जो पेरेंट इस सब का शिकार है, तो उनको ये लर्न करना है कि अलॉन्ग विद यू नो द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हमने बच्चे की पेरेंटिंग को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने, और ये एक मुश्किल काम है। अच्छा, अब आपने चूँकि बहुत डील किए हैं ये सारे पेशेंट्स, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया कि वालिदैन ये कह रहे हो कि हमने तो सब कुछ किया, हम तो इन्हीं के लिए कर रहे थे, अगर भाग दौड़ भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, तो इन्हीं के लिए कर रहे थे, फॉर देम इट वाज एवरीथिंग, एंड अब यही जो है ये इस ट्रॉमा का शिकार है? ये जो बहुत सुनने में आता है, बात ये है कि वालिदैन सब कुछ कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे कपड़े लेके दे रहे होते हैं, वो बहुत आला PS4 लेके दे रहे होते हैं, वो बहुत आसाइशें लेके दे रहे होते हैं, मगर उन चीज़ों से ना इमोशनल टमी नहीं भरती है बच्चे की। एक बच्चे को जो है ना, वो ये तमाम, मैं आपको बता रही हूँ ना, बच्चों के पास ये सब कुछ ना भी हो और इमोशनल स्ट्रेंथ होना और इमोशनल इंपॉर्टेंस होना पेरेंट की तरफ से, तो वो इन तमाम चीज़ों को याद नहीं रखता है। ये आपने देखा होगा कि कोई बच्चा ये नहीं कहता कि माँ बाप बहुत, लेकिन उन्होंने ये नहीं लेके दिया, ये नहीं लेके दिया, अगर वो इमोशनली सेटिस्फाइड है पेरेंट्स से, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि यार देवर हसलिंग। मगर अगर पेरेंट्स ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, और पेरेंट्स अवेयर भी नहीं होते इस चीज़ के बारे में, बाज़ औक़ात हमारे माशरे में तो नहीं होते, क्योंकि ये अब ना एक किस्म आपको लग रहा है कोई तब्दीली आ गई है? डेफिनेटली नाउ डेज़ बहुत तब्दीली आने लग गई हैं कि लोग वापस वाकई में इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं कि सिर्फ पैसा कमा के देना बच्चों को करने का काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जनरेशनल ट्रॉमा है। उन पेरेंट्स ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, उनके पेरेंट्स ने भी एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो जो आज का पेरेंट है ना, वो काफ़ी अवेयर है इस चीज़ को लेके, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुका है और वो अवेयर है कि सिचुएशन में, एनवायरमेंट में बच्चे इस चीज़ को महसूस करते हैं। और आज का बच्चा भी थोड़ा वोकल है इस चीज़ को लेके, वो भी कहता है कि नहीं, बाबा बर्थडे पे नहीं आए, PS4 भेज दिया, खुद क्यों नहीं आए। बच्चे कंप्लेन करते हैं, दे नो अबाउट थिंग्स नाउ। सो आज का पेरेंट्स एफर्ट जेन्युइनली पुट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है जैसे उसने अपने पेरेंट्स में अगर इमोशनल नेगलेक्ट देखा है और वो उस चीज़ को अब नहीं देख पाता कि यार भरे जैसा मर्जी घर था,
माँ बाप अंदर मौजूद नहीं थे, उनका टाइम मौजूद नहीं था, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, एक तो ये हो गया, हमने इस एस्पेक्ट के ऊपर बात कर ली। अब एक दूसरा है जहाँ पर के बच्चे को कोई फिज़िकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा, उसने किसी की डेथ हो गई, खुदा न खास्ता पेरेंट्स में से किसी की हो गई, किसी बहुत और घर के प्यारे दादा दादी, बच्चे अक्सर विटनेस करते हैं और वो उनके ऊपर कोई एक असर, बुरी एक जिसे कहना चाहिए एक मेमोरी है, वहाँ पे कैसे हेल्प की जा सकती है बच्चों को? जब बच्चा जो है वो किसी लव्ड वन की डेथ देखता है अपने इर्द गिर्द ना, तो यूजुअली उस बच्चे से बात नहीं की जाती है, उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उससे बात ना करो इस बारे में, उसको इस चीज़ के सामने ना आने दो, उसको जो है बिल्कुल अलग थलग रखो। एक बच्चा जो है ना वो इस तरह आज़ाद नहीं होता ट्रॉमा से, क्योंकि एक चीज़ हुई तो है ना, ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सामने कुछ हो और आपको फ़ौरन कह देगा नहीं, नहीं हुआ, उधर मुँह कर लो। आपने देखा है वो हुआ है, लेकिन आप उसके बारे में एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है जो आपको बात करे आपसे उसके बारे में, जो आपका एक्सप्रेशन ले उसके बारे में, तो आप कभी भी उस चीज़ से निकल नहीं सकते हैं। अगर कोई बच्चा इस सब का शिकार हो तो उसको उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी न किसी बॉन्डिंग फिगर की अपने साथ। अगर माँ बाप की डेथ हो चुकी है तो किसी न किसी को स्टेप अप करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। वो उसके बहुत से किसी हम दादा दादी देखते हैं, नाना नानी देखते हैं, पप्पो देखते हैं, सम फिगर हु इज़ एबल टू टॉक टू द चाइल्ड। ठीक, ये गलत प्रैक्टिस है कि एक बच्चे से कभी बात ही ना की जाए माँ बाप के बारे में, बस जो हुआ सो हुआ, हाँ ठीक थे। नहीं, वो बच्चा हमेशा क्यूरियस रहता है, वो बच्चा हमेशा तकलीफ़ में रहता है। यू नो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हस्ती चली गई और आप उससे बात भी नहीं कर सकते आप उसके बारे में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द चिल्ड्रन, टू इन्वॉल्व देम इन द फेयर्स एंड कोई ना कोई उनके साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट करे। अगर पेरेंट्स मौजूद हैं ज़िंदगी में और किसी और के साथ ये सामने हुआ है, कोई और फिगर है लाइफ में जिसके साथ ये हो गया, तो फिर पेरेंट्स जो है वो अपना वक्त और अपनी मोहब्बत देख के, अपनी बॉन्डिंग देख के जो है बच्चे को इस चीज़ से निकाल सकते हैं। चाइल्डहुड में ट्रॉमास अगर एड्रेस हो जाएं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, यानी उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ है और उसको कॉम्पनसेट कर दिया गया है और उसको बेहतर कर दिया गया सूरत हाल उसके को, बारे तो में वो बात खत्म हो की, जाए। वो वही थेरेपी जो आपको बाद में एडल्टहुड में इशू मेच्योर हो गया ना, जितना मामला मेच्योर हो जाता है उतनी मेहनत करनी पड़ती है। मगर उस बच्चे को उसी के बाद अगर संभाल लिया गया तो वो जो अभी उसकी ब्रेन आगे इफेक्ट होनी है उस ट्रॉमा से बार बार, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट अभी नहीं हुई। एक बच्चे की जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो हमारा फ्रंटल लोब है, वो डेवलप होता है टीनेज में, एंड ऑफ टीनेज में जाके। तो अगर सोचे डेवलपमेंट के दौरान वो ट्रॉमा का बार बार शिकार हो रहा है उस चीज़ का, तो वो डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होती है। मगर अगर इस सब प्रोसेस से पहले उसको संभाल लिया जाए तो वो सबसे आज़ाद हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक और बात की थी कि जो लोग इस तरह के मसलों का शिकार होते हैं उनके साथ और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी ऐड हो जाती हैं, जिसमें आपने सब्सटेंस अब्यूज़ का जिक्र भी किया। अब मुझे बताइए कि इस मसले को कैसे फिर रीच आउट किया जा सकता है और हेल्प किया जा सकता है? देखिए, जो ट्रॉमेटिक इंसान होता है ना, जो ट्रॉमेटाइज्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन का शिकार होता है, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का शिकार होता है। जो नशा है ना, वो आपको मोमेंटली तौर पे ना एक दोस्त होने का फ़ील देता है। आप जब हीरोइन लेते हैं तो आप जिस इमोशनल पेन में होते हैं आप उससे नम हो जाते हैं। आप जब अल्कोहल लेते हैं तो आप जिस अंडर कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम लो में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप जो है वो बहुत ज़्यादा, आप क्योंकि वो स्टिमुलेंट है आपके दिमाग में जाके, वो आपको एक फॉल्स ग्रेंडियोसिटी देता है। डिफरेंट नशों का डिफरेंट इफेक्ट आता है इंसान के ऊपर। तो ट्रॉमा को जो है ना म्यूट करने के लिए, पस से मंजर डालने के लिए, या उसको जो है वो गायब करने के लिए अक्सर नशे का इस्तेमाल किया जाता है। अब मोमेंट, जब तक नशे का असर रहेगा तब तक तो चलो आप नम हो, मगर जैसे ही वो नशा उतरता है, असर उतरता है, तो डबल कंपाउंड इफेक्ट के साथ आप उस डिप्रेशन या तकलीफ के अंदर जाते हैं। सो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई भी इंडिविजुअल हमारे पास आता है सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए, तो सबसे पहले आपको यूजुअली पता है स्क्रीनिंग की जाती है पीटीएसडी या ट्रॉमा के लिए, बिकॉज 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं भी है तो बैड कोर मेमोरी, कोई ना कोई ऐसा मिसहैप इवेंट उस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहा होता है, जो उसे ट्रिगर कर रहा होता है। चाइल्डहुड अब्यूज़ होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं जो बचपन में एक बच्चे को ट्रिगर की होती हैं, और उसका इमोशनल पेन अभी इतना होता है कि उसने फिर जाके उस नशे का इस्तेमाल शुरू कर दिया होता है। तो फिर आप इन तमाम चीज़ों को इलाज के दौरान रिजॉल्व करते हैं, और वंस दे आर रिजॉल्व तो फिर आप सब्सटेंस अब्यूज़ को छुड़वा सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सब्सटेंस अब्यूज़ का इलाज करते हैं, यू डोंट वर्क ऑन द ट्रॉमा, यू डोंट गो टुवर्ड दैट थिंग, सब्सटेंस वापस आएगा, 100% आएगा, क्योंकि इस बच्चे की कोपिंग मैकेनिज्म सब्सटेंस अब्यूज़ है। ठीक है, उसने उसके थ्रू कोप करना है, तो मैकेनिज्म आप काम कर रहे हो, जो उसको ट्रिगर कर रहा है उस पर काम नहीं कर रहे हो। तो ट्रॉमा को एड्रेस करना और डील करना ज़रूरी है सब्सटेंस अब्यूज़ से उसको दूर लेके जाने के लिए। ठीक है। सो उसका मतलब यही है कि हर एक बंदा क्या एडमिशन में जाएगा किसी न किसी क्लिनिक में? क्या एक फुल टाइम प्रोसेस है, या वो एक जिसे कहते हैं ओपीडी जिसे आप कहते हैं
कि कंसल्ट भी कर सकता है, गेट कीप ऑन लिविंग अ नॉर्मल लाइफ? अगर सब्सटेंस अब्यूज़ है तो फिर तो आपको एडमिट होना होता है, क्योंकि सब्सटेंस जो है ना वो विदाउट एडमिशन छूटता नहीं है। देयर इज़ अ साइकिल ऑफ टॉलरेंस, विथड्रॉल एंड क्रेविंग। टॉलरेंस का मतलब है कि नशे ने वक्त के साथ मिकदार में बढ़ना है। टॉलरेंस क्रेविंग का मतलब है कि उस चीज़ की बार बार क्रेविंग आनी है, सोचें आनी है, ख्यालात आने, और आपने जाके उस चीज़ को, जैसे हमें पिज़्ज़ा की, KFC की क्रेविंग, अब ये खाने की चीज़ है, अब सोचे एक नशा है, उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी। और फिर विड्रॉल है, जब वो 6-7 घंटे उसकी डोज नहीं लेता है तो उसको ऐसे फिजिकल साइकोलॉजिकल पेनफुल सिम्टम्स होते हैं कि उसको जो है वो नशा पक झपट के लेना पड़ता है। ये आउटडोर में पॉसिबल नहीं है। और साथ आ गया PTSD। अब उसको सिर्फ नशे को सिर्फ क्रेविंग फीड नहीं कर रही, नशे को सिर्फ विड्रॉल फीड नहीं कर रहा, नशे को पेन भी फीड कर रहा है। ठीक है, तो इफ़ अगर नशा प्रेजेंट है, एडिक्शन प्रेजेंट है, तो उसके लिए इंडोर होना और मेडिकली सुपरवाइज ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप खुद विड्रॉल करना जो है वो शुरू करते हैं तो आप बॉडीली इश्यूज़ का शिकार हो सकते हैं, फिजिकली हार्मफुल है आपके लिए ये चीज़। अगर सिर्फ PTSD और ट्रॉमा है, उसको आप OPT बेसिस पे टेकअप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं दोबारा से सेल्फ हेल्प के ऊपर कि वो जनरेशन जो कि इससे मुतासिर है, एक वक्त में उनको ये ज़िंदगी में इस मुश्किल का सामना करना पड़ा, अब वक्त बहुत सारा गुजर चुका है, वो क्या करें अपने साथ कि जहाँ पे वो किसी भी क्लिनिक को रीच आउट करने से पहले किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे बहुत साइकोलॉजिस्ट नहीं, या वो चाह रहे हैं कि पहले ख़ुद से वो कुछ काम करें एंड देन वो हेल्प सीख करें, तो वो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो आपको जो है वो इसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हासिल, पहला स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन हासिल करना। आप जिस भी प्रॉब्लम का शिकार है, आज आपको इस शो को सुन के अंदाज़ा हुआ कि मैं ट्रॉमाटाइज्ड हूँ, ठीक है, मेरे साथ ये हुआ है, तो आप उस तमाम प्रॉस्पेक्ट, उस तमाम चीज़ को आप स्टडी करेंगे, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ इंटरनेट पे जो बहुत कुछ सारी नो मालूमात अबाउट इट। हैं। देखिए इंटरनेट, हम चैट GPT इतना जो है वो हमें हेल्प कर सकता है कम से कम ये जानने में कि मसला क्या है। आप सबसे पहले अपने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें अपने बारे में। अब ये साथ साथ हमारा डिनाइल ख़त्म होता है इससे। हम जिस डिनाइल में होते हैं ना कि हमारे साथ ये नहीं हुआ या ये हुआ है कि नहीं हुआ, गेस कर रहे होते हैं, व्हेन यू रिव्यू द इन्फॉर्मेशन ना, तो यू अंडरस्टैंड कि नहीं, दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। मतलब हमें अगर कोई दाना शाना कुछ निकल आए, हम फ़ौरन गूगल करते हैं ना, वो हमें बताते हैं ये हो सकता है, फिर हमें कहते लगता है कि ओ अच्छा ये दाना नहीं है जो मुझे लग रहा है, या ये वही है जो मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले तो है गो एंड रिव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट, जो आपके पास पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, उससे कम से कम आपके अंदर अवेयरनेस आ सकती है। फिर अपने जो आपके इर्द गिर्द इमोशनली बॉन्डेड इंडिविजुअल हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करें, मतलब सिक्योर इंडिविजुअल है आपके इर्द, जो मतलब जिनके साथ आपका ट्रस्ट अवेलेबल है, आप उनको बताएं कि आई थिंक दिस हैज़ हैपेंड, ठीक है, या मुझे लगता है मेरे साथ ये चीज़ है। और उसके बाद जब आप अवेयर हो जाएं इस मामले, देखिए आपको ना तबीब के पास आने से पहले सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आई एम नॉट ओके, बाकी आपके अवेयरनेस का सफ़र वहाँ पे तय होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे स्पेसिफाई और इंडिविजुअलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फिर आप जो है वो पहले इस तमाम इन्फॉर्मेशन से जो है जो आपको मुयस्सर, आप उसको पढ़ें, उसके बारे में बहुत सी ऐसी हेल्पलाइंस हैं, ठीक है, विलिंग वेज की भी हेल्पलाइन है जिसके ऊपर आप कॉल करके अपने मसला जो है बता सकते हैं। हमारे अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे विलिंग एक हेल्पलाइन मौजूद है जिस पे आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि मुझे लगता है ये मसला है। इसी तरह उमंग हेल्पलाइन है जो सुसाइड की भी और बाकी इशूज़ की भी है। सेवरल हेल्पलाइंस मौजूद होती हैं जो कि आपको किसी हॉस्पिटल में भी अगर आप कॉल करके इसके बारे में पूछ लें तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये मसला लग रहा है। तो हेल्प दूर नहीं होती, हम उस तक रसाई नहीं कर पा रहे होते। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे आपके लिए आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास कम से कम कोई ना कोई इंटरनेट अवेलेबल होगा, कोई ना कोई सोर्स अवेलेबल होगी जहाँ से आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। उसके बाद आप एफर्ट करके मामले को अंडरस्टैंड करके, आज हमारी जितनी बातचीत हुई है उसको अंडरस्टैंड करके, ये चीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होती है, आप जाके उसकी सीरियस मदद हासिल करें। ऐसा क्यों होता है कि एक ही एनवायरनमेंट होता है, एक ही सिचुएशन होती है, 2-3 बहन भाई होते हैं, कोई एक जो है वो ज़्यादा असर लिए हुए होता है, बाकी बहन भाई जो हैं वो भी उन्हीं सारी चीज़ों में से गुजरे होते हैं, उन्हीं हालात वाक़यात से, मगर वो बेहतर कोपिंग उनका मैकेनिज़्म होता है। ऐसा क्यों होता है? हर बच्चा जो है ना वो डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ पैदा हुआ है। फ़रा टेम्परामेंट का मतलब होता है कि उसकी अलग तबीयत होती है, उसका अलग थ्रेशहोल्ड होता है। हम कहते हैं ना ये बच्चा ज़्यादा हसास है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, ये इसका टेम्परामेंट है, ये हमारी जेनेटिक्स से भी आता है, ये हमारी जो है वो अपब्रिंगिंग से भी आता है, ये हमारी जो है वो जो हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उससे भी आता है। तो अब 3 बहन भाई हैं, सेम अपब्रिंगिंग हुई है, सब कुछ हुई है, लेकिन उन बच्चे के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर इस कमरे में कोई ना कोई एक कुत्ता आ जाए, ठीक है, और 3 बहन भाई भी हों अगर, ठीक है, सेम अपब्रिंगिंग हुई है, लेकिन बेस्ड ऑन देयर थ्रेशहोल्ड, बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल बिल्ड,
बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस वो डिफरेंट तरह से परसीव करेगा उसको। कोई उसको थ्रेट देख सकता है, कोई उसको सारे फ्रेंड देख मामले सकता का है। कोई ताल्लुक विल पावर से भी है। बहुत सारी दफ़ा रिवीजन चैलेंजेस का हमने जिक्र किया है ना, तो इसमें अक्सर जो लोग कहते हैं वो यही कहते हैं, अरे थोड़ी हिम्मत से काम लो, यानी विल पावर, ईमान तुम्हारा कमज़ोर है, यानी तुम फेथ तुम्हारा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम इन सारी चीज़ों के साथ कोप कर सको। क्या इस तरह के कुछ कमी, महरूमी, फ्लॉज भी होते हैं कि विच कैन लीड अस कि हम कोप नहीं कर पा रहे हैं हालात के साथ और मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं उनका, या काबू नहीं कर पा रहे हैं अपनी दुश्वारियों के ऊपर? देखिए, अगर तो आप किसी क्लिनिकल डिसऑर्डर या डिजीज़ का शिकार है ना, तो फिर यहाँ पे जो है ना वो ईमान काम नहीं आ सकता है। ईमान आपका एक स्ट्रेंथनिंग फैक्टर है। मतलब अगर आपने इलाज हासिल किया और उसके साथ साथ आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, तो फिर ईमान काम आएगा। क्योंकि हर मसले का ना अपना एक इलाज होता है। जो आपके ट्रॉमाज हैं, जो आपका PTSD है, जो आपका डिप्रेशन है, एडिक्शन है, वो एक बायोलॉजिकल डिजीज़ है। ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे कि हम अपने डायबिटीज़ का इलाज ना कराएं और हम सिर्फ जो है वो विल पावर के ऊपर उसको ठीक करना चाहें, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगी, बिकॉज वो एक बायोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि हमारे जिस्म में चल चुकी है, उससे रुकना नहीं है ना। वी वांट कि हम केक खाएं लेकिन डायबिटीज़ रुक जाए, बट बेस्ड ऑन आवर विल पावर अलोन वो नहीं होगा। हम साथ फेथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखें लेकिन वो नहीं होगा। ये तमाम बीमारियाँ नेचर में ऐसी हैं, इनका लेना देना आपके लेस फेथ से नहीं होता, इनका लेना देना इवेंट से होता है, ट्रॉमा से होता है, इश्यूज से होता है। हाँ, जब आप उन पे काम शुरू कर देते हैं तो ये जो फेथ ना, ये आपका प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपकी रिकवरी को एम्पलीफाई करती हैं, जो उसको जो है वो डबल कर सकती हैं, उसको स्पीड अप कर सकती हैं। सो ये किसी कमज़ोरी का, ये किसी के जो है वो लेस फेथ का मुजाहरा नहीं होता, ये एक इंसान की तकलीफ का मुजाहरा होता है। यानी एक दफ़ा अगर किसी ने काबू पा लिया ट्रॉमा के ऊपर, तो क्या वो 100% ख़त्म हो जाएगा? वो उसकी बोझ से या उसकी चुंगल से निजात पा लेगा, या फिर दोबारा से कुछ अरसे के बाद दोबारा से ये जो है दोबारा उस महरूमी में, मायूसी में, उसी कैफियत में जा सकता है? अगर इंसान ने प्रॉपर ट्रीटमेंट हासिल किया है और वो PTSD से आज़ाद हुआ है या ट्रॉमा से निकल चुका है, तो देयर इज़ अ हाई चांस, गुड प्रोबेबिलिटी कि वो उससे जो है वो निकला रहेगा अनटिल अनदर ट्रॉमा बिफॉल्स हिम। अच्छा, अगर कोई और ट्रेजेडी आती है, कोई और ट्रॉमा होता है, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। अगर तो बहुत सेल्फ अवेयर है और वो जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुका है, तो हो सकता है वो इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद या इस इशू के बाद जो है वो अपने ऊपर काबू पा ले, अपने आप को समझा ले। मगर अगर जो है वो इस सब के बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा उस चीज़ के साथ PTSD के इलाज के बाद, किसी भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ के इलाज के बाद ना, आपने कुछ चीज़ें ताहयात अपनी ज़िंदगी में वैसे भी एक आम बंदे को भी करनी होती है, ठीक है। अपने लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखना होता है, अपनी सोचों का, अपनी नींद का, अपनी खुराक का, अपनी वर्जिश का, ठीक है, अपने इंटरेक्शंस का, अपनी सोशलाइजेशन का, वो कैसी है, किन लोगों के साथ है, वो हेल्दी अनहेल्दी है। और उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं आपको आगे प्रोपिगेट करने के लिए, जिसमें आपकी जो है वो करियर स्ट्रेंथनिंग आ सकती है, जिसमें आपकी सेल्फ हेल्पिंग एक्सरसाइजेज आ सकती हैं, ठीक है, आपकी रूटीन्स आती हैं कि आप किसी न किसी खुद पसंद वाले मनपसंद काम में इन्वॉल्व हो, आपकी कोई हॉबीज़ हैं, किसी भी इशू से निकलने के लिए आपको ये तमाम प्रोटेक्टिव चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अगर तो वो ट्रॉमा से निकल गया है और वो दोबारा किसी परेशानी का शिकार होता है, तो हो सकता है अगर वो इन तमाम चीज़ों को कर रहा है तो उससे निकल पाएगा। मगर अगर वो ट्रॉमा का शिकार होता है और वो ऑलरेडी अपनी वापस वाली ज़िंदगी पे आ गया जहाँ पे वो कोई किसी प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं है, वो उसी लिथार्जिकनेस की तरफ है, तो फिर हो सकता है वो उससे इम्पैक्ट हो। वरना जनरली व्हेन यू गेट आउट ऑफ दिस ट्रॉमा तो आपका रिजॉल्व हो जाता है। अब चूँकि ये जो ट्रॉमा है इसको हम डिप्रेशन अगर कह लें, और डिप्रेशन एक ऐसा मसला है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर इसकी शरह जो है बहुत ज़्यादा है। और डिप्रेशन भी, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि उसका पता नहीं चल रहा होता कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे जाएगा। सो इस बहुत सारी पिल्स, बहुत सारी जो गोलियां हैं वो भी इसका इलाज करने के लिए काफ़ी नहीं होती। तो अब इसके बारे में बताइए कि अगर ये कोई डिप्रेशन का शिकार है और ऑन गोइंग उसका डिप्रेशन है, तो कैसे उसके ऊपर काबू पाएँ? देखिए, डिप्रेशन जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं। और ये ट्रॉमा जो है कैन टर्न इनटू डिप्रेशन? ट्रॉमा के साथ कोमोबिडिटीज़ होती हैं, ठीक है। कोमोबिडिटी का मतलब होता है कि ट्रॉमा के साथ साथ ये बीमारी भी आ सकती है। एक बंदा PTSD का शिकार है और साथ साथ डिप्रेशन का शिकार है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग उसकी कैफियत होंगी? साथ साथ ये पैरेलल बीमारियाँ कोमोबिडिटी में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब जो डिप्रेशन का शिकार पेशेंट है, ये एक बायोलॉजिकल बीमारी है जिसमें आपके दिमाग के स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन जो कि एक मिकदार में कम हो जाते हैं, ठीक है। हमारे ना ब्रेन में बहुत से केमिकल्स हैं जो हमें अप एंड अबाउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ना कुछ केमिकल्स हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो मसला है, बीमारियाँ आ जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया, डोपामाइन बहुत ज़्यादा है, बाइपोलर बहुत ज़्यादा स्पाइक अप हो जाती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो ये बहुत लो चले जाएँ तो हो जाती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन के अंदर कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई कॉज बनती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, समथिंग हैपेंस एंड यू गो इनटू दिस डिप्रेसिव फेज। ठीक है, आपके केमिकल्स बहुत नीचे जा चुके होते हैं। अब ये एक फिनोमिना है जिसको आपने बिल्कुल थेरेप्यूटिकली और मेडिकली एड्रेस करना होता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा मेजर एंड कॉम्प्लेक्स डिप्रेशन का शिकार है कि वो उसे निकल नहीं पा रहा है, तो उसको शदीद हेल्प चाहिए होती है, बिकॉज डिप्रेशन डज नॉट सिट अलोन। डिप्रेशन के साथ भी एंग्जाइटीज़ होंगी, सुसाइडल आइडिएशन होंगी, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ख़तरनाक और बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स होते हैं। ठीक है, फिर ये है कि आपकी जो लाइफ की आउटलुक होती है वो भी बहुत डिम हो चुकी होती है। तो आप बिल्कुल भी, जो डिप्रेस्ड इंसान होता है ना, आप फिजिकली उसको देख के बताते हैं आप डिप्रेस्ड हैं। ठीक है, उसका अपना ख्याल रखने का दिल नहीं करता, उसका नहाने का दिल नहीं करता, उसका कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। सो इट्स अ मेजर डिजीज़। ठीक। अक्सर हम तो ये देखते हैं ना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन इज़ अ प्रॉपर डिजीज़। तो इसको बहुत देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। एक वो होते हैं जो कि लाफिंग जिन्हें कहते हैं डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशंस, कि वो जितना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है उतना ही वो हंस बोल रहे होते हैं, मिंगल अप हो रहे होते हैं, हाइपर होते हैं। कुछ वो होते हैं जो कि बिल्कुल उसमें, जैसे आप कह रही हैं, लो की हो जाते हैं कि आम जिंदगी के रूटीन के काम भी नहीं कर सकते। कुछ वो होते हैं जो इसमें हाइपर होते हैं। सो अब ये दो चूँकि फेजेस हैं, तो अब इसमें से निकलें कैसे? कैन वी गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, या इसके लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा मेडिसिन के ऊपर? क्योंकि हम ट्रॉमा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें दवाइयाँ मुस्तकिल खानी पड़ेंगी डिप्रेशन की। देखिए, जो अभी आपने बात की ना कि जो लोग हंस रहे होते हैं, ये ह्यूमर का कोपिंग मैकेनिज्म है। जो इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, वो अक्सर अपने अंदर, जैसे मैंने डिनाइल का कोपिंग मैकेनिज्म आपको बताया ना, उस तरह ह्यूमर है कि वो चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है हंस खेल के, कि किसी को पता ना लगे कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये एपिसोड होती है, ये एपिसोडिक होता है। वो डिप्रेशन मेजरली है डिप्रेशन ही, कि वो लो फीलिंग है। ठीक है, ये कुछ टाइम्स होते हैं जिसमें वो कोप करके शायद दिखा रहा होता है, सही। या वो दुनिया को दिखाने के लिए या अवॉइड करने के लिए, उस सिचुएशन से बात ना करने के लिए वो ओवर ह्यूमरस हुआ हुआ होता है। ठीक है, ठीक है ना। आपने कहा कि ताहयात गोलियाँ नहीं, डिप्रेशन के इलाज के लिए आपको ताहयात गोलियाँ नहीं खानी होती है। मैंने अगेन आपको पहले ही बताया कि ग्रेडिंग होती है बीमारी की। ठीक है, ठीक है, जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम देखते हैं स्टार्ट उसका CBT से होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से। डिप्रेशन हमारी सोचों की वजह से होता है, डिप्रेशन हमारे इमोशंस की वजह से हो रहा होता है। हमारी सोचों में, हमारे इमोशंस में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर्स में आ रहे होते हैं, और हम ऑल टुगेदर एक डिप्रेसिव स्टेट के अंदर होते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आप सोचों को पकड़ते हैं, और देखिए सोच ये है ना, अभी आपको कोई आपकी सहेली यहाँ से गुजरे जो आपको सलाम ना करे, अब आप दो तरीके से सोच सकती हैं। या तो आप सोच सकती हैं कि इसने मुझे देखा नहीं और मैं इसको कॉल करती हूँ कि भाई तुमने देखा नहीं, तुम कहाँ किस ख्याल में थी। अब आपका इमोशन क्या होगा? यू विल बी न्यूट्रल, यू विल बी लाइक ओके फरा, कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। ठीक है, और आपका बिहेवियर क्या होगा? आराम से पूरा शो करके आप जाके कॉल करेंगी। वो गुजरी है और आप सोचेंगे कि ये मुझसे बात नहीं कर रही, ये मुझसे बात नहीं, शी इग्नोर्ड मी। इमोशन क्या होगा? यू वुड बी लाइक आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू वुड फिनिश द शो एंड यू विल गो बैक। बिहेवियर ये हो जाएगा। हमारी सोचों का इंहिसार होता है, तमाम चीज़ें हमारी सोचों पे इंतजार कर रही होती हैं। ठीक है। डिप्रेशन के अंदर भी हमारे थॉट्स, हमारे बहुत से ऐसे ऑटोमेटिक थॉट्स, जैसे कि ऑटोमेटिक थॉट्स ये होते हैं जो एक हमारे दिमाग में एक कन्वर्सेशन चल रही है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम ये हो गया, तुम तो किसी काम की नहीं हो। इन थॉट्स के ऊपर काबू पाना। फिर हमारे को कुछ बिलीव्स बन चुके होते हैं, ठीक है, होपलेसनेस के, लवलेसनेस के, नो वन कैन लव मी, आई एम होपलेस, नथिंग कैन हेल्प, उससे निकलते हैं आप। तो इन सब को बदलने के लिए आप स्टार्ट करते हैं थेरेपी से। हाँ, जब आप ग्रेड ऊपर जाते हैं और आपका डिप्रेशन ऐसा है कि जैसे सुसाइडल आइडिएशन है, सेल्फ हार्म है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे मेडिकेशंस का सहारा लेते हैं। बट देन अगेन, जब कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए मेडिकेशन शुरू होती है, वो स्टेबलाइजेशन के लिए शुरू होती है। माँ सिवा कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों जिनमें आपको ताहयात खानी होती है, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है, वो क्रॉनिक है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर है, ठीक है, जिनको दवाई के थ्रू मैनेज करना है। बिल्कुल सही मरहमा, चूँकि ये इट्स अ लॉन्ग टॉपिक और इसके ऊपर तो जितनी भी बात की जाए वो कम है, और बहुत सारी इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए, लेकिन इन डिस्कशंस का फ़ायदा नहीं है जब तक हम इनको इम्प्लीमेंट ना करना शुरू कर दें अपने घर में भी, अपनी ज़िंदगियों में भी। अगर हम कहीं ट्रॉमेटाइज हैं और उसकी जुड़ी हुई जो कोमॉर्बिडिटीज़ डिस्कस कर रहे थे अभी मरहमा, उनका शिकार हैं, तो हमें इन सब पे काबू पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे किसी और मर्ज़ के लिए हम करते हैं। So thank you very much for joining and sharing this information with us. Thank you very much for staying with us and watching this episode. अपना ख्याल रखिए और कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।